नमस्कार, एजुविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। मतलब जो बेसिक जो पोर्शन है क्वांटम मैकेनिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अब एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग, है ना। और सबसे पहला टॉपिक है अपना 1D बॉक्स। ठीक है भाई, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। इनफाइनाइट है ना, पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट शुरू होता है अपना। सबसे पहला अपने सिलेबस में एप्लीकेशन पार्ट है 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट बॉक्स। यदि पीछे वाले जो टॉपिक्स अपने अच्छे तैयार हैं तो इनके अंदर कोई ज्यादा जोर आने वाला है नहीं अपने को, ठीक है ना, डायरेक्ट काम हो जाएगा। देखो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स को लिया जाए, मान लो यहाँ पे 0 है और टोटल विड्थ कितनी है इसकी, a है। एक पार्टिकल अंदर की तरफ जिसका मास कितना है, m है, इनफाइनाइट है। ठीक है भाई, यानी ये पोटेंशियल है, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। और अंदर की तरफ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, 0। मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं। पोटेंशियल किसका फंक्शन है, अक्स का फंक्शन है। 0 है कब, 0 लेस देन अक्स लेस देन a के लिए, इनफाइनाइट है अदरवाइज। ठीक है भाई, कोई समस्या? एक चीज और देखो, यहां पे वेव फंक्शन है साई, पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है ना अंदर की तरफ, तो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो सारा का सारा काम पार्टिकल का है। और पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टिकल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके द्वारा दी जाती है, वेव फंक्शन के द्वारा। तो वेव फंक्शन इनसाइड द बॉक्स तो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आउटसाइड द बॉक्स इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। क्यों होगी भाई 0 के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल बॉक्स इनफाइनाइट हाइट का है। यदि पोटेंशियल बॉक्स की हाइट फाइनाइट होती तब इस पार्टिकल के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी हो जाती। और अपने पास तो जो पोटेंशियल बॉक्स है उसकी हाइट कितनी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, यहां पर अपने पास में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन काम में आएगी, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है, d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। v तो यहाँ पे 0 है, 0 लेस देन अक्स लेस देन a वाले रीजन के अंदर। तो यहां से उस केस में d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। किस रीजन की बात हो रही है भाई, 0 लेस देन अक्स लेस देन a की बात हो रही है। मैं यहां पर एक टर्म मानता हूं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, बेसिक बातें लिख रहे हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है। इक्वल्स टू 0 हमने k कितना माना, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, एक तो ये वाला ध्यान रखने लायक है भाई। अब इस वाली इक्वेशन को हम लोग सोल्व करें तो अपने पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कितना आता है, साई इक्वल्स टू आता है c एक्सपोनेंशियल आयोटा के अक्स प्लस d एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के अक्स। ठीक है, यदि यहां पे रेंज क्या होती, अक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाली रेंज होती पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की, तो ये वाला वेव फंक्शन काम में ले सकते थे। पर अपने पास तो वेव फंक्शन बाउंडेड है 0 से a के बीच में, तो यहां से कोई अपने को सुटेबल रिजल्ट प्राप्त होंगे नहीं। इसलिए एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। तो साई अपने पास कितना जाएगा, a, इसको कैलकुलेट करेंगे तो साइन a साइन के अक्स प्लस b कोस के अक्स। कोई समस्या? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स को एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स को लिख सकते हैं ना साइन और कोस के पदों में, हो जाएगा भाई। ठीक है, एक ये अपने पास में ध्यान रखने वाली बात है, एक ये वाले। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस होती है कुछ, बाउंड्री कंडीशन हम लोग पहले की क्लासेज में देख चुके हैं ना। कोई भी वेव फंक्शन वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अब देखो यहां पर इस वाली कंडीशन में अक्स इक्वल्स टू 0 के इस साइड में वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी है,
जीरो है और दूसरी साइड में अक्स इक्वस टू ए के इस साइड में वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो अक्स इक्वस टू जीरो और अक्स इक्वस टू ए बाउंड्री का काम करने लग गया। तो बाउंड्री पे वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू इस साइड में वो वैल्यू इस साइड में होनी चाहिए, जस्ट पहले और जस्ट इधर है ना। तो क्या होगा अपने पास में, अक्स इक्वस टू जीरो पर साई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और अक्स इक्वस टू ए पर भी साई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये अपने पास में बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी। इन बाउंड्री कंडीशंस को यार रखेंगे, सोल्व करेंगे। देखो अक्स इक्वस टू जीरो, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, अक्स इक्वस टू जीरो रखो तो साई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो। तो अक्स इक्वस टू जीरो रखते साइन जीरो हो गया और कोस नॉट इक्वस टू जीरो हो गया। तो साई जीरो होने के लिए बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अपने पास एक कंडीशन तो आ गई, बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। फिर अक्स इक्वस टू ए रखेंगे, तो जैसे ए रखेंगे तो ए साइन के ए हो गया, साई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ए साइन के ए स्मॉल है दूसरे वाला, तो उस केस में इक्वस टू जीरो। अब अपने पास कैपिटल ए जीरो हो सकता है या साइन के ए जीरो हो सकता है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हमने कहा कि यहां से b इक्वस टू कितना, जीरो, तो साई अपने पास में कितना, ए साइन के अक्स आ गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन काम में लूं तो जीरो किसके बराबर भाई, ए साइन के ए। अब या तो ए इक्वस टू जीरो करो तो उस केस में साइन के ए नॉट इक्वस टू जीरो हो जाएगा, या ए नॉट इक्वस टू जीरो करो, उस केस में साइन के ए इक्वस टू जीरो हो जाएगा। पर यहां देखो जैसे मैं ए इक्वस टू जीरो करूंगा तो बी तो पहले से ही जीरो है, ए भी जीरो हो गया, तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन की वैल्यू ही जीरो हो गई, जबकि पार्टिकल तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ए तो नॉट इक्वस टू जीरो रखना पड़ेगा इस बार अपने को। उस केस में अपने पास में साइन के ए इक्वस टू कितना आ जाएगा, जीरो, और के ए इक्वस टू जीरो, साइन के ए इक्वस टू जीरो कब होता है, जब अपने पास में यहां पर वैल्यू कितनी है उसकी, एन पाई के, एन यहां किसके बराबर होगा, 0 1 2 3। पर यहां हम जीरो काम में नहीं लेंगे, क्यों काम में नहीं लेंगे, थोड़ा सा और चलें इसके आगे फिर बताते हैं। इसको हटा दूं एक बार, ठीक है भाई। तो ये अपने पास एक रिजल्ट काम का ये आ जाएगा, के ए किसके इक्वल होगा, एन पाई के। कुल मिला के अपने पास में साई आ गया, ए साइन के की जगह एन पाई, उधर से अक्स अपॉन में ए आ जाएगा, ठीक है। एन पे डिपेंड कर गया। ऐसे ही के ए की वैल्यू थोड़ी देर पहले के निकाला है ना, 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर का अंडर रूट उसमें रखेंगे तो अपने पास में e कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर। इस a की वैल्यू कैसे निकालते, ध्यान है क्या, हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज लेके हम लोग साई की वैल्यू निकाले। तो डायरेक्टली लिखता हूं, पहले न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं ऐसा अपन, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। साई की वैल्यू कितनी आती है, ये ध्यान रखना भाई, √2 अपॉन ए साइन एन पाई अक्स अपॉन ए, ये एन पे डिपेंड करने लग गया ना, यहां से ई एन कितना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m a स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले काम के हैं। हाँ अब देखो मैं बोल रहा था वन नहीं, वो जीरो नहीं लेना, एन क्यों नहीं लेना भाई, जैसे ही आप लोग एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और साइन की वैल्यू जीरो होते ही तो जो वेव फंक्शन अपने पास वही जीरो हो गया, जबकि पार्टिकल तो 1D बॉक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और साई जीरो होते ही पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई, जीरो हो गई, जो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए एन की वैल्यू कहां से शुरुआत करी हम लोगों ने, 1 से शुरू करी। इसको एक मैं जनरल फॉर्मूले में लिखूं तो साई एन कैसा लिख सकता हूं, √2 अपॉन ये ए क्या है, विड्थ है ना, जो हम लोगों ने अभी बॉक्स लिया उसकी क्या है, विड्थ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं। अब मान लो कल को तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1D बॉक्स है, उसकी साइज कितनी है 0 से 5 है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह क्या लिख देंगे, 5a लिख देंगे, यहां से साइन एन पाई अक्स अपॉन में यहां पर भी क्या लिखे, विड्थ लिखे, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी की बात करें तो कितने आ जाएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और एक ही जगह विड्थ लिख दें इसका होल स्क्वायर। ये अपने पास में किसी 1D बॉक्स के लिए
एनर्जी आइगन वैल्यू आ जाएंगी और वेव फंक्शन आ जाएगा। लिख लो भाई। अरे ये वेव फंक्शन है कहां से कहां के लिए? 0 लेस देन x लेस देन a के लिए। अदरवाइज तो वैल्यू किसके बराबर आ रही थी? 0 के बराबर आ रही थी, है ना। ये वाला भी किसके लिए आ रहा है? ठीक है। यदि मैं ये करूं साई 0, किस केस में? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। इस केस के लिए तो साई की वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है। हाँ, इसको भी तो एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। एच कट की वैल्यू कितनी है? h अपॉन 2 पाई। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो पाई पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, सॉरी एच कट तो हट गया ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना भाई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी आइगन वैल्यू हो गई ना ये, एनर्जी आइगन वैल्यू। आसानी है सारा टॉपिक। हो गया क्या? चले आगे। स्पेसिंग देख लेते हैं। स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स है ना। डेली से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कोई मेरे पास में मान लो एनर्जी लेवल है एनवा, उसमें से माइनस करता हूं एनर्जी लेवल एन माइनस 1 वे को, तो स्पेसिंग कितनी आ जाएगी? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर, यहां पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है भाई। कितना लिखे? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर कॉमन, यहां से n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कटा तो डेल ए कितना आ गया भाई? 2n माइनस 1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं? डेल ई प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। ये स्पेसिंग आ जाएगी अपने। ये ठीक आ रहा है? क्या रहा है? डेल ई प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। हाँ, यहां आप लोगों को एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो यहां आप n की वैल्यू क्या रखो? मिनिमम। इस जगह 0 रख सकते हो क्या? जैसे 0 रखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 रखते ही तो माइनस आ जाएगा ये। ठीक है ना। यहां 0 रखोगे तो e माइनस 1 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आप लोग गलत नहीं है ये, पर यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा n कहां से शुरुआत करो? किसमें? इसमें मिनिमम कितना होता है? 1 होता है ना। तो n यहां पे 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 तो कितना? 0 हो जाएगा, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां कितना स्टार्ट करो? 2 करो। इससे बढ़िया आप क्या करो? इसी में क्या कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। ये गलत नहीं है, ठीक है ना। तरीका ये भी लगा सकते हो। मैं इसको ऐसे कर दूं ना, n+1 में से ये कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां से इसको हटा ही लेता हूं, है ना। यदि वो रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, गलत नहीं है भाई। कितना आ जाएगा? n+1, तो n+1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो डेली कितना आ गया भाई? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर
एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर कटा तो डेली किसके बराबर, यहां से 2n प्लस 1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन, अब वो लफड़ा खत्म हो गया सोचने वाला आपका। एन को कहां से शुरू कर दो, एन को 1 से शुरू कर दो, क्योंकि पीछे हम लोगों ने एन को 1 से शुरू कर रखा है, सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहां डेल ई प्रोपोर्शनल किसके बराबर आ गया, किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 2n प्लस 1 के। ये स्पेसिंग आ जाएगी, एनर्जी लेवल के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। यदि मैं यहां से लिखूं E1, ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से, मैं इनको थ्योरी में लिखवा रहा हूं, यही क्वेश्चन बनते हैं। E1 रेशियो E2 रेशियो E3, देखो E किसके प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो 1 के लिए 1 रख दो, 2 के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा 9। यहां पे रख रहे हैं ना, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, तो एन की वैल्यू 1 रखो तो 1, एन की जगह 2 रखो तो 4, एन की जगह 3 रखो तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस ये है, पहला एनर्जी लेवल 1 पे, दूसरा 4 पे, तीसरा किस पे 9 पे आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई समस्या? यदि मैं यहां से डायग्राम बनाऊं एनर्जी लेवल का, ये मेरे पास में अक्स है और इधर एनर्जी है। तो सबसे पहले एनर्जी, अब सबसे खास बात देखो, यहां पे मैं मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकता हूं, एन की 1 रख सकता हूं, और वो 1 कितनी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो यहां पर कहीं आएगा ये 0। अब ध्यान देना भाई, ये वाली एनर्जी अपने पास में, ये n इक्वल्स टू 1 के लिए आई, और एनर्जी E1 मान ली, और किसके बराबर आ गई, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। दूसरा वापस से करूं तो यहां पे 2 रखूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेरे पास सपोज यहां आ गया, ये n इक्वल्स टू 2 के लिए, और एनर्जी E2 कितनी आ गई। अब देखो E1 के पदों में लिख लो, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, तो E1 हो गया, और n स्क्वायर तो 2 की जगह 4 हो गया, तो कितना लिख सकता हूं, 4E1 लिख दूं, 4E1 लिख दूं। अब n की वैल्यू 3 रखो, ये 3 रखें तो E3 किसके बराबर आ जाएगा, 9E1। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 रख सकते हैं n की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 16E1। अब मैं बात कर रहा था स्पेसिंग की, वो कौन सी स्पेसिंग थी, स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ये वाली, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, इसकी बात कर रहे थे। देखो यहां कितनी आएगी, E2 माइनस E1, तो कितना 3E1 की स्पेसिंग आ गई क्या, ये किसके बराबर 3E1 की। इस वाले रिजल्ट से भी देखो मैच होना चाहिए, n इक्वल्स टू 1 रखें तो कितना आ रहा है 2 + 1 3, और ये पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर था क्या, इसको E1 मान रखा है ना, यहां पे इसी में और ऐड कर सकते हो 2n + 1, और ये कितना हो जाएगा E1 हो जाएगा। तो n की जगह सबसे पहले वो झंझट खत्म हो गया ना, मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ वापस से इसको n + 1 करवाया था, ताकि यहाँ दिक्कत नहीं आए ना, वरना 2 सोचना पड़ता आप लोगों को। तो 2n + 1, n की जगह 1 रखा तो स्पेसिंग कितनी 3E1, 2 रखा तो स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए 5E1 आनी चाहिए ना। यहां से भी देख लो, ये 9 है, ये वाला कितना है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 5E1। ऐसे यहां पे कितना आ जाएगा कितना आ गया 7E1, और यहां पर भी देख लो 3 रखेंगे तो 3 × 6 + 1 7E1 आ जाएगा। देखो यहां इस स्पेक्ट्रम से, इस वाले अपने को एनर्जी लेवल डायग्राम से क्या पता चला कि जो अपने पास पार्टिकल है उसकी मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, n इक्वल्स टू 1 के लिए होगी, और ये पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर होगी, जो नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। और इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इस वाली एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी भी बोल सकते हो भाई। कौन सी एनर्जी बोल सकते हो, 0 पॉइंट एनर्जी बोल सकते हो। ये E2 है, ये कौन सी एनर्जी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ना, ये स्टेट लिख दूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हो गया क्या। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती थी, अपने पास में जो एनर्जी है अपने पास में वो कॉन्टिन्यूअस होती है, और यहां पर पार्टिकल की जो पाए जाने की एनर्जी है वो कैसी है, डिस्क्रीट है। ध्यान देना, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोल रही थी, कॉन्टिन्यूअस होती है। यहां पे अलग अलग एनर्जी लेवल हो गए पार्टिकल के, E इक्वल्स टू 1 में, n इक्वल्स टू 1 में पाया जाएगा, 2 में पाया जाएगा, 3 में पाया जाएगा, 4 में पाया जाएगा, सबके बीच में स्पेसिंग भी होगी।
पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो पार्टिकल कोई रेडिएशन का इमिशन भी करेगा, तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो अपने को यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, और वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। अपने को जो एनर्जी लेवल का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, डिस्क्रीट प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होगा। एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा होगा, डिस्क्रीट होगा। ठीक है भाई। ठीक है, एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड है क्या। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था, एक छोटे पैकेट के इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए। देखो यहां पे अपने पास एनर्जी कितनी थी, ई किसके बराबर था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर के मल्टीपल में क्या आ रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां लेवल से भी देख सकते हो, डायग्राम से भी देख सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी देखो ये E1 है, दूसरा E2 तो E1 के फॉर्म में ही है, 4 E1 है, E3 कितना 9 E1 है, तो क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कैसी है भाई, थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है, एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड। एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज्ड। लिख लो। ये देखो 0 पॉइंट एनर्जी बड़ी काम की चीज है। आप लोगों ने देखा होगा हीलियम है, हीलियम अपने पास में है, वो फ्रीज हो जाता है क्या लोअर टेम्परेचर के ऊपर, जो हीलियम है वो फ्रीज होता है क्या जीरो टेम्परेचर, वो बहुत लो टेम्परेचर की बात करता हूं, नहीं होता ना। हम यदि क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो एनर्जी ई इक्वल टू कितने 3/2 kT, यही होता है जनरल। तो टी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, लोअर टेम्परेचर पे टेंस टू 0 की तरफ लेके जाएंगे, तो एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए और धीरे 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 कैसा हो जाना चाहिए, फ्रीज हो जाना चाहिए। पर उस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है, ये 0 पॉइंट एनर्जी ही एक्सप्लेन करती है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है। चाहे कैसी भी स्थितियां बने, कैसी भी स्थितियां बने, यदि कोई पार्टिकल बाउंडेड है, यदि कोई पार्टिकल बाउंडेड है तो उस पार्टिकल की 0 पॉइंट एनर्जी होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसकी कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, और इसीलिए हीलियम है वो फ्रीज नहीं होता है। इसीलिए हीलियम बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है ना, पूछ सकता है कोई, पूछ ले भाई 0 पॉइंट एनर्जी आप बोलते जा रहे हो, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है क्या, बिल्कुल है, हीलियम है उसको फ्रीज नहीं होने दे रहा है। बात समझ में आ रही है क्या। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सोचते तो बिल्कुल, यदि टेम्परेचर को 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी। एनर्जी 0 हो गया तो मामला ही गड़बड़ हो गया। यहां पे ये क्या बोलता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती। बात क्लियर है, हो गया क्या। चलो थोड़ा और आगे चलते, बढ़िया टॉपिक है। हम लोग बात करें हैमिल्टोनियन की। हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करवाया किसी वेव फंक्शन पे, अपने को पता चला यहां पे एनर्जी देगा ई एन और वापस से वेव फंक्शन साई एन, ऐसा ही होगा क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इसके लिए आइगन वैल्यू होनी है, पहले पढ़ चुके हैं ना पहले क्लासेस के अंदर। अब यहां अपने पास में ई एन कितना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर, ये साई एन। एच की एक वैल्यू और भी होती है, आपको पता ही इस चीज का, ये भी पहले देख चुके हैं ऑपरेटर में, प्लस वी, यहां पे वी अक्स पे डिपेंड कर रहा है, पर वी तो बाउंड सिस्टम के अंदर 0 लेस देन अक्स लेस देन ए के लिए कितना है, 0 है क्या 0। इस वाले केस की बात कर रहा हूं अभी जो पढ़ रहे हैं 1D बॉक्स, तो रिजल्ट अपने पास में कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। यहां से एच साई एन कितना लिख सकता हूं, पी स्क्वायर अपॉन 2m साई एन। यहां से एच साई एन की वैल्यू कितनी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर साई एन। तो वैल्यू कितनी, 2m से 2m उड़ा तो कितना बच जाएगा, पी स्क्वायर साई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो गया क्या, और ये साई एन। एक बढ़िया रिजल्ट प्राप्त हो गया वापस से अपने को।
एनर्जी की आइगन वैल्यूज अपने को प्राप्त होती है कितनी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। मोमेंटम के स्क्वायर की एनर्जी आइगन वैल्यूज मोमेंटम के स्क्वायर की आइगन वैल्यूज अपने को प्राप्त होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और देख सकते हैं यहां से, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच क्या लिखा जा सकता है इस वाले से, साई एन एच साई एन। आप कहोगे सर नीचे की तरफ नहीं लिखा, क्योंकि मैंने वेव फंक्शन को इस साई एन को पहले ही नॉर्मलाइज कर लिया है। साई कितना आया था, ए साइन के एक्स आया था ना, और फिर आगे चल के नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को लिख के लिखा था √2 अपॉन ए लिखा था ना, तो वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था। यदि यहां पे एच साई एन की वैल्यू रखो तो ई एन साई एन, तो अपने पास में रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, ये साई एन और इसमें कितना ई एन और ये साई एन। ई एन तो अपने पास में कैसा है कांस्टेंट, तो ई एन तो बाहर ले लेंगे, और यदि साई एन नॉर्मलाइज है तो साई एन और साई एन का स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर, 1 के बराबर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन किसके बराबर आएगा, ई एन के। ई एन क्या है भाई, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर। तो आप लोगों को एनर्जी आइगन वैल्यू पूछे या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन पूछे, दोनों ही केस में आप लोग वैल्यू कितनी लिख सकते हो, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर। इस वाले केस में भी ऐसा ही कर सकते हैं, पी स्क्वायर सेम ऐसी कंडीशन बन रही है ना, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी जाए एग्जाम में आप लोगों को, तो भी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहां से एक चीज सीखने को मिल गई क्या, यहां यदि आइगन वैल्यू इक्वेशन है तो जो आइगन वैल्यू है वो ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है। देखो यहां पे एनर्जी की आइगन वैल्यू ई एन थी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी अपने पास में कितने आ गई भाई, ई एन ही आ गई ना, ये वाला 1 हो गया तो कितना आ गया, ई एन आ गया। तो इस केस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आइगन वैल्यू दोनों सेम आ रही है। ठीक है, कर लो यहां तक। हो गया क्या अभी, ठीक है। अब देखो डायग्राम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। ये अपने पास बॉक्स था 0 से a, 2 डायग्राम बनाता हूं साथ में, 0 से a, इधर ले लेता हूं साई को, साई n। अब देखो क्या यहां से शुरुआत कर सकते हैं, ग्राफ बनाए तो साई का नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के ऊपर है तो 0 के ऊपर तो वैल्यू होगी नहीं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉट इक्वल्स टू 0 होनी है। तो यहां तक लो कुछ, ये n इक्वल्स टू 1 पे, और n इक्वल्स टू 1 के लिए ग्राफ कैसा आएगा भाई, कैसा आएगा, देखो अपने पास में क्या है, एक बार थोड़ा सा सिखाता हूं, साइन कितना √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन ए। याद रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये लो, ये ग्राफ आता है ना, ये आता है, हम n इक्वल्स टू 1 के लिए ले रहे हैं तो इतना सा कर दो, ध्यान दो भाई एक बार, वरना याद थोड़ी करोगे। ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ये कर दो, n इक्वल्स टू 2 लो तो इतना ग्राफ बना देना, n इक्वल्स टू 3 लो तो इतना ग्राफ बना देना, 4 लो तो यहां तक ग्राफ बना देना, 5 लो तो यहां तक ग्राफ बना देना, 6 लो तो यहां तक ग्राफ बना देना। चलो 2-3 बना लेते हैं। फर्स्ट बनाऊं n इक्वल्स टू 1 के लिए ऐसा ग्राफ बना दूं तो यहां से आ जाएगा, इस वाले केस में अपने पास में ये ग्राफ आ जाएगा। ये किसके लिए है, साई 1 के लिए। दूसरा ले लेते हैं n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 के लिए कैसा आया था ग्राफ, ऐसा कुछ आया था, तो ये किसके लिए आ जाएगा, साई 2 के लिए। ऐसा ही किसके लिए ले ले, n इक्वल्स टू 3 में, n इक्वल्स टू 3 में क्या लिखूं भाई, n इक्वल्स टू 3 में एक तो ये, एक ये वाला, ध्यान दो ऐसा ग्राफ बनना है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा साई 3 के लिए। ऐसे खूब सारे बना सकते हो, ट्रिक बताई दी आप लोगों को, ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में वैसा ही बनता है। वरना वैल्यू रख रख के देखते रहते। अब इधर किसका बना लेता हूं, साई n का मोड का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए करें तो सबसे पहले वही n इक्वल्स टू 1 के लिए,
n इक्वल टू 1 के लिए साई 1 का मोड का स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये साई 1 का मोड का स्क्वायर। दूसरे की बात कर लेते हैं, n इक्वल टू 2। अब देखो ये नीचे की तरफ है, मोड का स्क्वायर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ग्राफ अपना कैसा आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, ये साई 2 का मोड का स्क्वायर। ऐसे ही n इक्वल टू 3 के लिए कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। अब ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने साई 3 का मोड का स्क्वायर, ये ग्राफ आ जाएंगे। ठीक है क्या? अब देखो यहां पर 0 से a के बीच में n इक्वल टू 1 वाली स्टेट में क्या पार्टिकल के कहीं पर भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है, या सब पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू 0 से a के बीच में अलग अलग जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, अलग अलग है। ऐसे ही n इक्वल टू 2 में देखो आप, यहां मैक्सिमम है, यहां 0 है, यहां मैक्सिमम, फिर यहां कॉर्नर पे 0 है बाउंड्रीज के ऊपर। ऐसे ही यहां पर देख लो, सब में अलग अलग है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि किसी स्टेट के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, पोजीशन को चेंज करने के साथ में चेंज नहीं होती। पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या फिनोमिना देखा कि पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी लगातार अलग अलग पोजीशन के ऊपर देखा जाएगा तो अपने को चेंज मिलेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है क्या? लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार कण के बॉक्स में कहीं भी पाए जाने की प्रायिकता नियत व एक समान होती है, ठीक है भाई। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ऐसा नहीं होता, अलग अलग जगह पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी वाले के अंदर नंबर ऑफ नोड्स की बात कर लें, नोड्स का मतलब जहां पे साइज 0 हो, वेव फंक्शन 0 हो, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स पहले वाले केस में कितना है, डायग्राम में आओ, यहां या यहां देख लो, इस जगह कितने, मैं यदि बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करूं तो एक भी नोड नहीं है, एक भी जगह वेव फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है। इस जगह देखो कितने, यदि बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं किया जाए तो एक है, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए 0, n इक्वल टू 2 के लिए 1, मतलब फिर n के लिए करोगे तो एक कम कर दो तो n माइनस 1 कर दो। ऐसे यहां पे यदि बाउंड्रीज को इंक्लूड किया जाए तो पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 1, 2 और 3, तीन जगह वेव फंक्शन 0 हो रहा है ना, तो एक ज्यादा आ रहा है, n इक्वल टू 1 में 2 नोड आ रहे हैं, n इक्वल टू 2 में 3 नोड आ रहे हैं, n इक्वल टू 3 में कितने नोड आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी एक ज्यादा आ रहा है, तो nवे के अंदर कितने आ रहे हैं स्टेट में, n प्लस 1 नोड आ जाएंगे। तो लिख लो भाई नंबर ऑफ नोड्स, क्या लिखूं, n माइनस 1। ये कब आएगा, एक्सक्लूडिंग बाउंड्रीज, ठीक है।
नंबर ऑफ नोड्स n+1 इंक्लूडिंग ठीक है भाई, ठीक है ना। एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखो हम लोग ये कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग एक वेव एसोसिएट होगी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, उसको मैटर वेव बोलेंगे। सबको ध्यान होगा, 12th क्लास में टॉपिक अपने। अब वो मैटर वेव होगी तो उसकी कोई वेवलेंथ भी होगी, होगी ना भाई। अब यहां पर देखो, इस वाले पहले केस के अंदर बोलो, वो जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ किसके बराबर है? λ/2 है क्या? कितनी विड्थ के अंदर? 0 से ए, टोटल विड्थ कितनी है? ए। इस वाले केस में देखो, या इधर आ जाओ, इधर ज्यादा ठीक रहेगा, इधर आ जाएगा तो टोटल वेवलेंथ कितनी इस बार? लेमडा, ये तो पता चल रहा है, ठीक है। लेमडा टोटल विड्थ कितनी है? ए है। तो कुल मिला के यहां से क्या कहा जा सकता है? लेमडा या तो कितना आएगा, या ए लिख लूं, ए लिख लूं, ए लिख लूं, ताकि फिर लेमडा में कन्वर्ट कर दें उसको। ए किसके बराबर आएगा? λ/2, या 2 लेमडा अपॉन में 2 लिख दूं, ठीक है ना, या क्या लिख दूं, 3 लेमडा अपॉन में 2 लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है। यहां से लेमडा लिखा जाए तो लेमडा कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। यहां से 2a अपॉन में 2 आ जाएगा, यहां से 2a अपॉन में 3 आ जाएगा। तो मैं लेमडा को क्या लिख सकता हूं भाई? 2a, तो देखो सब में आ रहा है, 2a अपॉन में n कर दूं क्या, और यहाँ पे 2a अपॉन 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 2a अपॉन 1, 2a अपॉन 2, 2a अपॉन 3, और n तो कितना अपने को पता ही है। तो यहां से लेमडा इक्वल टू 2a अपॉन n आ जाएगा वेवलेंथ। n के कितना है? जहां n तो पता ही अपने को 1, 2, 3, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगा। कण के सहचारी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाएगी, वेवलेंथ प्राप्त हो जाएगी। लेमडा का भी कुछ वैल्यू होता है ना रे, शायद 2 पाई अपॉन ये होता है ना, कण के सहचारी मैटर वेव की वेवलेंथ। ये लो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, लिख लिया क्या? एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, बोल दे पार्टिकल 4th एनर्जी स्टेट में और 3rd में आया, ठीक है। ये वाली कौन सी है? 4th नहीं है, n इक्वल टू 4th है, 3rd ग्राउंड, 3rd एक्साइटेड स्टेट है ना। देखो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ना, n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एक कम है ना। तो मान लो कोई अपने क्वेश्चन दे दिया जाए, पार्टिकल सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इमिटेड होने वाले रेडिएशन की, वो क्या होगी? तो क्या कर दो, इन दोनों का गैप ले लो, डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना है? 5e1, वो किसके बराबर हो जाएगा? h न्यू के बराबर हो जाएगा। और h न्यू में न्यू की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेमडा पूछे तो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लिख लो चाहे, बोलो कोई समस्या हो तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट है अपना काम अब एट टाइम टी। ये सारा का सारा काम हम लोगों ने टी इक्वल्स टू 0 के लिए किया है। टी टाइम के लिए हम लोगों ने पहले सीखा है साई एन किस टाइम पर? टी टाइम पर। याद है क्या हम लोगों ने शुरुआत में जहां श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी थी, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से टाइम एवोल्यूशन होता है, टाइम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। वो था साई एन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। मैं एनवी स्टेट की बात कर रहा हूं तो ई एन टी अपॉन एच कट आ जाएगा। ये अपने पास में किसी टी टाइम के ऊपर वेव फंक्शन आ जाएगा। और इसी वेव फंक्शन का कंप्लीट सेट लिखे तो
कंप्लीट सेट ऑफ, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, खूब बार कर चुके हैं। कंप्लीट सेट ऑफ वेव फंक्शन, सुपरपोजिशन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में किया है, साई एन टोटल वेव फंक्शन मान लो कंप्लीट सेट ऑफ वेव फंक्शन किसके बराबर है, साई के। अब अपने पास साई 1 भी होगा, साई 2 भी होगा, साई 3 भी होगा, साई 4 भी होगा जैसे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास कोई प्रोबेबिलिटी भी होगी। पार्टिकल के 1 स्टेट में पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, 2 में पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, 3 में पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी। अरे उसी को नहीं उसी, ठीक है। तो C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 डैश 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 डैश, ठीक है। ये C1 C2 C3 क्या थे, C1 का मोड का स्क्वायर C2 का मोड का स्क्वायर हमें क्या देता था, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पाए जाने के पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी देता था, ठीक है भाई। तो यहां से क्या लिख सकते हो, समेशन n Cn साई n, ठीक है। अब t टाइम पे कंप्लीट सेट लिखना हो तो भी लिख सकते हो ना, यहां पे तो ये अक्स है t इक्वल टू 0 के लिए। अब इसको लिखोगे t टाइम के लिए तो यहां पर t वाला ये आ जाएगा साई एन एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, हो जाएगा। ये अपने पास में कॉन्सेप्ट है किसका, 1D बॉक्स का। ये Cn निकालना हो रहा आप लोगों को तो कैसे निकालो, Cn निकालना मैंने आप लोगों को डिराक नोटेशन में तो सिखा रखा है, और सिखा तो श्रोडिंगर वाले में भी रखा है। यहां कैसे निकालोगे, मुझे इस केस में Cn निकालना। अपने पास में वेव फंक्शन कैसा है, √2 अपॉन a sin n पाई x अपॉन है, यानी कॉन्टिन्यूअस है। इस केस में क्या करोगे, Cn कैसे निकालोगे इसी वाले के में, बोलो कुछ याद है क्या, पेज पलट के देख लो लिखवाया हुआ है। याद करो, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, ठीक है। इतनी बात तो अच्छी है, चलो मैं लिखता हूं यहां पे। आपने बोला कि सर ये साई है, समेशन एन है, सी एन है, साई एन है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, साई एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने पास में सी एन साई एन साई एन। अब कुछ याद आया क्या आप लोगों को, इंटीग्रेशन कर दो, और उसके बाद में ऑल स्पेस के अंदर, ठीक है ना, और ऑल स्पेस में जैसे इंटीग्रेशन करोगे ये वाला एन ये वाला एन, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने पास सी एन बच जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन सी एन साई डीवी। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं, तो यहां से अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, सी एन का, याद तो है भाई, सी एन किसके बराबर, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई एन स्टार करते हैं ना, ये तो करना ही है अपने को, ये डीवी, साई एन स्टार साई डीवी अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। 1D है, 1D चल रहा है ना अभी आज तो फिर तो अक्स कर दो, आज तो 1D चल रहा है, हेडिंग ही 1D की डाल रखी है। ये अक्स और ये डी एक्स, ये भी अक्स ही है वैसे तो, ठीक, ऐसा सीएन निकाल सकते हैं। इतना टफ क्वेश्चन तो आता नहीं एग्जाम के अंदर, बहुत भारी पड़ जाता है, नेट वेट के क्वेश्चन होते हैं, सीएन वीएन निकालने की स्थिति बन जाए तो, इंटीग्रेशन वाले तरीके से निकालने की जरूरत पड़ जाए तो। पर फिर भी अपने को ध्यान तो रहना ही चाहिए, डायरेक्ट क्या पता इसी को पूछ ले, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन खूब बन जाते हैं। हो गया क्या भाई, कोई दिक्कत, चलो और आगे चलते हैं। कुछ काम तो मैंने पहले ही करवा दिया, ये वाला अक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकलवाई थी, याद है क्या, अक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई थी, आज नहीं निकलवाई, पहले निकलवाई थी, a/2, जहां हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करवाया था वहां निकलवाई थी। अक्स स्क्वायर की याद करो, 0 थोड़ी आई थी, ऐसे तुक्के मारने लग गए। तुक्के मत मारो भाई, तुक्का मारे काम चाल को नहीं। है ना, जय बाबा की, 1 नंबर जय बाबा की, ऐसा नहीं बाबू, तुक्का हमारे पास कौन करा हुआ, मेहनत करें करवा से। याद करो, पलटो 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 पेज, a² / 3 माइनस a²/2 n² π², ऐसा कुछ आ रहा है क्या, देखो भाई, है मिला क्या, मिल गया, बोलो कितना आया, पूरा न्यूमेरिकल कर रखा है एक, a²/3 माइनस a²/2 n², बिल्कुल
ए स्क्वायर अपॉन 3, क्यों पीछे नहीं मिला क्या? देखो भाई ढूंढो। ठीक है, हो गया क्या? ये करवाया हुआ डेरिवेशन पहले, यहां पे तो ये आओ, ये नहीं करवाया था पी का। बोलो पी का रिजल्ट कितना आएगा भाई, पी का रिजल्ट बोलो। अब तुम लोगों को इतना अब आज पढ़ा है, उससे सोच के बताओ पी का रिजल्ट कितना आएगा। आईडीएस से मैं आप थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं आप लोगों को, कहां से सोचना है? हाँ यहां से सोचना है, सोचो भाई, सोच के सोचो, साथ क्या जाएगा है? साथ नौकरी जाएगी आप लोगों की। कैसे पता चला? हम्म, रट्ठेड़ होएगे सर। अरे ठीक काम है वो, रट्टा ही मार दो। अरे रट्ट वाली आदत छोड़ दो, फिजिक्स फिजिक्स में आप लोग याद करोगे ना, रट्टा मार के याद करोगे तो कुछ होना नहीं है। कितने दिन याद रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक दिन याद नहीं रहेगा। अरे आप कितने सालों से याद कर रहे हो? 11th में फिजिक्स पढ़ना शुरू कर चुके अपन लोग, अभी एमएससी हो गई, बीएड हो गई। अरे 3 घंटे याद रखना है सर, और वो 3 घंटे इतना प्रेशर आ जाता है कि रट्टा हुआ सारा भूल जाते। तो कितनी अंडरस्टैंडिंग कर रखी है, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, वही काम में आनी है आप लोगों के। तो वो सिस्टम तो छोड़ो, है ना सर, रट रखी है वो कोई बात थोड़ी ही रहे। देखो चीजों के लॉजिक होते हैं, और जितना लॉजिकल चीजों को तैयार करते हो ना कॉन्सेप्ट, उतना ही काम करता है। वहां पे ज्यादा टिक और लगते हैं आप लोगों के, रट्टी हुई चीज में फिर भी आप लोगों के कंफ्यूजन होता है। वो एज इट इज दिमाग में आ गया ऑन द स्पॉट, तब तो ठीक है, टिक लग गया, वरना एक बार आपके कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई उसके बाद में तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो हाँ बिल्कुल, इस बार तूने ठीक बोला है। एवरेज निकालेंगे तो वो कैसा फंक्शन बनेगा? ओड फंक्शन बनेगा, क्योंकि एक तरफ तो क्या है साइन, और पी का निकालना है ना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो डी ओवर डी एक्स होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। तो एक इवन एक ओड फंक्शन, टोटल फंक्शन ओड हो गया। ओड फंक्शन के लिए जीरो नहीं करेंगे से, क्योंकि लिमिटेशन अपने जीरो से ए के बीच में है, लिमिटेशन माइनस ए से प्लस ए के बीच में होती तो। मैं भी सोच रहा था कितने एक्साइटेड हो आप लोग, है ना, इसलिए साथ साथ बोलता गया। अरे थोड़ा ऐसा थोड़ी होगा, चकमा मत खाओ भाई। देखो यहां सोचो, पी स्क्वायर है, यहां से पी लिखोगे तो एन पाई एच कट अपॉन ए प्लस माइनस, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होता है ना, एक बार दीवार से इधर टकरा के इधर जाता है, उधर टकरा के इधर आता है। तो पी की अपने पास में कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू, एक तो प्लस एन पाई एच कट अपॉन ए आ गई, एक माइनस एन पाई एच कट अपॉन ए आ गई। एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एक चीज और ध्यान रख लेना, रियल जो वेव फंक्शन होते हैं ना, उनके लिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा जीरो आती है। रियल वेव फंक्शन के लिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आती है? ऑलवेज जीरो आती है, ठीक है ना। और यहां पर हमने अपने पास में साइन है, ये फंक्शन कैसा है? रियली तो है ना, इसलिए भी वैल्यू कितनी लिख सकते हो? जीरो। यहां से भी देख सकते हो, बात समझ में आई ना? ठीक है। तो पी कितना आ गया भाई? जीरो आ गया है। वापस अब पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब बताओ पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आएगा भाई? बिल्कुल इस बार ठीक चला। कितना लिखूं? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। गुड, देखो ठीक है ना, क्यों फालतू में कैलकुलेशन करनी। यदि आप लोगों को क्या निकालना हो, डेल एक्स निकालना हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो क्या होता है फॉर्मूला याद है क्या? क्या लिखूं? ए स्क्वायर, इसमें बोलो अक्स स्क्वायर का एवरेज माइनस अक्स एवरेज का स्क्वायर। यहां से एक चीज और सीखने को मिल गई ना, मैंने कल आपको डायरेक्ट लिखवाया था, अक्स स्क्वायर और अक्स एवरेज का स्क्वायर एक इक्वल नहीं होते। देखो यहां पे इक्वल है क्या? नहीं है, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? डेल एक्स बोलो। ये भी करवा रखा है मैंने हाइजेनबर्ग वाले में, ए स्क्वायर अपॉन, यहां तो 4 उल्टा लिख दिया क्या? नहीं नहीं, ये उल्टा लिख दिया ना, ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन
2n² पाई स्क्वायर माइनस a²/4। अब बोलो कितना लिखूं कैलकुलेट करने के बाद? पहले करवाया हो ना, a² / 12 माइनस, ठीक है भाई, a² कॉमन ले लेता हूं, तो अपने पास में पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई? 1/12 है, 1/2 n² पाई²। ऐसे डेल पी बोलो, डेल पी बोलो भाई, डेल पी बोलो, n पाई h/a। शाबाश। क्यों? क्योंकि p² है, p तो 0 हो गया, ठीक है। अपने को हाइजेनबर्ग लगाना हो तो डेल एक्स डेल पी, ये p सारे अक्स के अक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि 1D तो चल रहा है ना, सारा खेल 1D का ही है भाई। यहां तो कितना आ जाएगा? डेल एक्स कितना? मल्टीप्लाई में कितना? n पाई h/a। a से a उड़ा तो कितना? डेल एक्स डेल पी एक्स कितना? n पाई h/अंडर रूट में 1/12 है, 1 - 2n² में पाई²। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल भी बना सकते थे, मैंने डायरेक्ट करवा दिया इसको। लिख लो भाई। छोटा सा 1D बॉक्स था ना, सीबीएस वाली किताब से ज्यादा बातें हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिलेबस से बाहर चल गया हूं, है ना। ये सारी सिलेबस की बातें, अनसर्टेनिटी पड़ी है ना। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे, जो पेपर सेटर है कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, दुश्मन मान के चलो। और अपने को तो एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी, हर जगह पकड़ना है, कैसे भी क्वेश्चन बने। लिख लो रे, लिख लो। हो गया क्या? चलो 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, बोलो आंसर बोल दो इसका डायरेक्ट ही आप लोग तो। सर अति तावड़ क्या करो, क्वेश्चन ही आन कोई है, आंसर बताओ। बोलो केवल a/2 या कुछ और? देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, हाँ बोलो बोलो समझो, ये रहा कौन सी स्टेट? n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये 2 में 0 a/2 0, इन पे तो प्रोबेबिलिटी कितनी? तो यहां पे a/4 और 3a/4 पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिख रही है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो भाई तो ग्राफ से हो जाएगा काम। ग्राफ कैसा था अपना? ये वाला, ठीक है, ठीक ठीक ही बना है, सुधार लेना इसको। बन जैसी के राज, ये लो, ये 0 a, ये a/2, ये a/4 और ये 3a/4। तो अक्स की वैल्यू कौन कौन सी? a/4 और 3a/4 हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, और वैसे निकालते डेरिवेशन करके तो वेव फंक्शन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में वेव फंक्शन लिख, ये फर्स्ट पूछा ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वेव फंक्शन लिखते, उसका डिफरेंशिएशन करते, =0 करके कैलकुलेशन करते हैं ना। क्यों करें उतना? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल ड्रॉप्ड इन ए बॉक्स ऑफ 10 एंगस्ट्रम, बॉक्स की साइज कितनी दे रखी है? 10 एंगस्ट्रम दे रखी है भाई। वाइड कैन बी फाउंड इन सेंट्रल 1 एंगस्ट्रम, सेंटर में प्राप्त हो रहा है। इन सेंटर का मतलब, इन सेंट्रल का मतलब अक्स इक्वस टू a/2 ले लो, और वहां पे कितने में? 1 एंगस्ट्रम में, मतलब वहां पे dx या डेल एक्स ले लो। डेल एक्स कितना? 1 एंगस्ट्रम। बस हो गया काम, प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी?
ओवरऑल लेता 0 से a के बीच में तो इंटीग्रेशन कर देते, बट डेलक्स में ले रहा है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को हटा दें, तो कितनी आ जाएगी, √2/a साइन, कौन सी स्टेट पूछा है, ग्राउंड इसने पूछा है, तो n की जगह 1 कर दो, π/a, क्या करें, प्रोबेबिलिटी निकली है तो मोड का स्क्वायर, फिर क्या करें, dx करते थे पर छोटा सा ही ले रहे हैं तो डेलक्स कर देते, ये क्या हो जाएगी, उस रेंज में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लिख लो भाई, 2 में a की जगह कितना 10 मल्टीप्लाई साइन पाई, अक्स की जगह a/2 मल्टीप्लाई 1 एंगस्ट्रम, ये भी तो किस में, एंगस्ट्रम में ही है ना, तो ये कटा, साइन π/2 तो कितना हो गया 1 हो गया क्या, तो dp कितना आ गया 2/10 यानी 0.2, तो कितना आ जाएगा 0.2 का 20%, साइन स्क्वायर ही तो आता है, गलत लिख दिया क्या, अच्छा यहाँ क्या साइन स्क्वायर ही आता है भाई, साइन स्क्वायर ही आता है बिल्कुल, हो गया क्या, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, आंसर बोलो फटाक से, आप तो इजी सा क्वेश्चन है, देखो 1/√5 1/√5 सब में सोचते हैं नॉर्मलाइज है या नहीं है, डायरेक्ट बोलो आप तो, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड, आप कंफ्यूज हो तो केवल फर्स्ट और थर्ड में हो सकते हो, बाकी नहीं, फर्स्ट और थर्ड में। हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, वेव फंक्शन साई कितना लिखते हो, समेशन cn in, अभी तो सीखा, ठीक है, यदि मैं टी टाइम पे बात करूं साई अक्स टी, तो क्या लिखा जा सकता है, cn sin अक्स कोमा टी, ठीक है, ये साई है, ये कंप्लीट है ना, और ये वाला nth स्टेट का, दोनों में फर्क है भाई, तो कितना जाएगा, समेशन cn साई एन एक्स कोमा टी कितना, एक्सपोनेंशियल साई एन अक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ENT/h। अब देखो अपने पास में कितने हैं, दो है, एक तो साई नोट है, ये कितना है साई 1 है, अब देख लो, तो अपने पास में दो आने चाहिए, एक बार तो साई नोट हो गया तो यहाँ ई नोट हो गया, तो साई नोट हो गया तो यहाँ ई नोट हो गया, एक साई 1 हो गया तो यहाँ E1 हो गया, तो साई 1 हो गया तो यहाँ E1 हो गया, 2 पहले से इसके साथ में था तो इसके साथ में, इस वाले में देखो क्या कर दिया, अगले ने कॉमन निकाल लिया, कॉमन तो आ ही नहीं सकता है, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो ऑप्शन कौन सा ठीक बैठेगा, पहला तरीका ये अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है, करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में बहुत भारी लग रहा है पर है नहीं भारी, कर दो, कुछ आइडिया कैसे करोगे, क्या करोगे, a particle of mass m which move freely inside an infinite potential well of width a दे रखी है ना, has wave function at t equals to 0, बढ़िया सब कुछ दे दिया, 1D बॉक्स दे दिया, और 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन कितना होता है, साई n कितना होता है, √2/a n πx/a, किस चीज की कमी है, एक नौकरी की कमी है सर, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो मिल जाए तो भला हो जाए, आपका हो गया, घर वालों का, सबका ही हो जाएगा, देखो √2/a आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं भाई, रूट ए तो है ही पहले से ही, यहां पर भी √a है, यहां पर भी √a है, √2 चाहिए तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो साई कितना आ जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया
तो 1/√2 तो बाहर ले लूं, और ये a, और यहां पे √2 ले लिया तो √2/a साइन n नहीं है ना, इस वाले की बात कर रहा हूं, π(x/a). ठीक है। दूसरा √3/5 को अलग लिख दूं और √2/a को अलग लिख दूं, साइन 3π(x/a). यहां से भी √5 को अलग लिख दूं, √2 तो ऊपर मल्टीप्लाई करता ही रहूं, √a नीचे है ही, साइन 5π(x/a). अब कुछ समझ में आया? साई को कितना लिखा जा सकता है? ये वाला a √2/a साइन π(x/a). यहां π(x/a) कब आता? जब n की जगह 1 रखूं, n की जगह 1 रखूंगा तो अच्छा, ये बिल्कुल, हाँ ये गलत निकाल दिया, हाँ ठीक 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 है। फिर कितना? √3/5, साइन में 3 है, n की जगह 3 रखो तो ये आ पाएगा ना। फिर कितना? 1/√5, ठीक है, हाँ ए नहीं आएगा, 5, और यहां से कितना? साई n की जगह क्या रखना? 5 रखना ना, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। हो गया क्या यहां तक? अब काम हो गया क्या? अब लग रहा है क्या कि ये क्वेश्चन थोड़ा पहले हम लोग करते थे, पिछले क्लासेज के अंदर करते थे, वैसा क्वेश्चन बन गया? थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लूं क्या इसको? कितना आ जाएगा? a/√2 प्लस √3/10, ये साई 1 भी तो आएगा, प्लस 1/√10 और ये साई 5। अब देखो वेव फंक्शन अपने पास में कैसा होना चाहिए? नॉर्मलाइज होना चाहिए। यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या वैल्यू 1 आ रही है? आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। तो क्या कर सकते हैं? यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो कितना जाएगा? पहले के नीचे कितना? a/√2 है क्या? ठीक है। दूसरा बोलो, √3/10 है क्या? और तीसरा 1/√10 का मोड का स्क्वायर, सबका मोड का स्क्वायर किसके बराबर? ऐड करके। याद है ना? ये तो थोड़ी समझो वापस से, लास्ट क्लास में भी किया था ना। a का मोड का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3/10 प्लस कितना आया? 4/10 हो गया ना। तो इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 2/5 तो कितना? 3/5। 2 उधर लेके जाएंगे तो a कितना जाएगा? 6/5 का अंडर रूट। ये अपने पास में a आ गया, यही पूछा गया। साई कितना आ गया अपने पास में? अब बोलो, a की जगह √6/10 हो गया ना, साई 1 प्लस √3/साई 3 प्लस साई 5, और 1/√10 और ये साई, ये आ जाएगा अपने पास में साई। पूछा तो अपने को यही है, ठीक है ना। कर लो भाई। इसी में तुम लोगों को और बढ़ा देता हूं क्वेश्चन को, ये पूछ ले तो प्रोबेबिलिटी पूछ ले अलग अलग स्टेट की, ठीक है। तीसरा और बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, एनर्जी पूछ ले, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लेता हूं इसी क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन तो छोटा ही था, थोड़ा और बढ़ा दिया, तो क्या करें? ये तो फर्स्ट हो गया ना, तो P1 कितना? C1 का मोड का स्क्वायर होता है, यहां से कितना?
6/10, P2 कितना 3/10, P2 नहीं P3, और P5 कितना 1/10। और क्या पूछा है, ई एवरेज पूछा है। फॉर्मूला याद है क्या, नॉर्मलाइज हो, अपने पास तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है ना, कर ही लिया अभी नॉर्मलाइज। तो समेशन ई एन पी एन, ए एन पी एन या ए आई पी आई करा था ना, तो ई एवरेज कितना आ जाएगा भाई, E1 P1 प्लस E3 P3 प्लस E5 P5। और हम ये कह रहे हैं कि ये E क्या है, n स्क्वायर, 1D बॉक्स है ना, 2ma स्क्वायर, ये En। अब बोलो कितना आएगा, E1 को E1 पढ़ा रहने दो, Pn कितना, P1 कितना 6/10, E2 को E3 तो कितना 3 रखेंगे तो 9, थोड़ी देर पहले किया ना ये काम, तो 9 E1 मल्टीप्लाई 3/10, फिर n की जगह 5 रखे तो 25, E1 मल्टीप्लाई 1/10, सब में 10 कॉमन आ रहा है ना, कितना आ जाएगा भाई 6 E1 प्लस 9 27, E1 प्लस 25 E1 में 10, तो कितना आया 25 सर कता होगा रे 33, 58 हो गए क्या, E1/10। E1 कितना होता है अपने पास में, यहां से E1 निकालें तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर तो होता है ना, कर रखा है ना पहले ये तो 58/10 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर, तो 29 हो गया ना। ई एवरेज आ गया अपने पास में 29 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन में 10ma स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, देखो ठीक है। इसी क्वेश्चन को कितना ही बढ़ा सकते हैं भाई, इतना एक क्वेश्चन थोड़ी आएगा है ना, कोई एक पूछेगा। कोई समस्या हो तो बोलो, हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसी 1D बॉक्स का 3D के अंदर जनरलाइजेशन देखेंगे। ओके।